मेरी माँ ने उनके पिता यानी कि मेरे नाना के साथ घटे इस वाक़ये के बारे में मुझे बताया था, जिसे सुन के आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज मैं ये तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बात आज से 60 साल पहले की है। मेरे नाना उन दिनों जौनपुर के एक छोटे से इलाके में पोस्टेड थे। वो वहाँ पे सरकारी अफसर थे। बात सर्दियों के दिनों की है। ऐसी सर्दियाँ जो हड्डियाँ तक कपकपा दे। शाम होते ही कोहरे की एक चादर घिरने लगती थी। रात होते होते कोहरे के उस पार देखना भी मुश्किल हो जाता था। 8-9 बजे के बाद सड़क पे और चौराहों पे सन्नाटा छा जाता था। लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे ठंड से बचने के लिए, और बस कहीं कहीं से किसी घर से आती लालटेन या फिर दिए की रोशनी ही बच जाती थी। गांव के बाजार अभी बंद होने ही वाले होते थे। बाजार के पास कुछ लोग रहते थे फिर भी, पर 20-30 कदम आगे बढ़ने के बाद वहाँ भी बस खामोशी ही बच जाती थी। रात के अंधेरे में कुछ झिंगुरों की आवाज़ और कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती थी, या फिर दूर कहीं किसी सियार यानी कि लोमड़ी के रोने की आवाज़। कभी कभी कुत्ते कोहरे की ओर देख के भौंकना शुरू कर देते थे, पर कोहरे के उस पार क्या है, आखिर किसे देख के कुत्ते भौंक रहे हैं, ये जानने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव के लोगों में अंधविश्वास बहुत था। गांव के बड़े बुजुर्ग ये मानते थे कि ऐसी सर्दियों में अतृप्त आत्माएं और चुड़ैल बाहर घूमती है। जब लोग कहीं नहीं दिखते, वहाँ ये होती है। मेरे नाना आज अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। काम करते करते उन्हें थोड़ी देर हो गई थी, पर फिर भी जल्दी से काम निपटा के वो ऑफिस से निकल गए। रास्ते में वो सब्जी लेने के लिए बाजार में थोड़ी देर के लिए रुके। वहाँ अब भी चहल पहल थी। उन्होंने सब्जी ली और मछलियाँ भी ली। उनकी बेटी यानी कि मेरी माँ को आज मछली खाने का बहुत मन था। सब्जी लेके निकलते हुए थोड़ी देर और हो गई। जब वहाँ से निकले तो ये एहसास हुआ कि गांव सूना पड़ा है और दूर दूर तक कोई आता जाता दिखाई नहीं दे रहा था। बस खाली सुनसान सड़क। उन्होंने सोचा कि देर काफ़ी हो गई है, कच्चे रास्ते से चला जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा। ऐसा सोच के उन्होंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और कच्चे रास्ते पे चल पड़े। इस रास्ते के दोनों तरफ जंगल था। बीच बीच में उल्लू की आवाज़ आ रही थी। स्कूटर पे चलते चलते ठंडी हवा बड़ी डरावनी सी आवाज़ कर रही थी। बीच बीच में उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके स्कूटर के पीछे पीछे कोई दौड़ रहा है, पर जब वो देखने के लिए मुड़ते तो कोई ना होता। लगता है गांव के बूढ़ों की बातों का कुछ ज़्यादा ही असर हुआ है मुझ पे। कुछ भी सोच रहा हूँ, नाना जी ने मन ही मन सोचा और चलने लगे। अचानक उनके रास्ते पे एक औरत खड़ी हुई दिखी। उसके कपड़े साधारण थे। उसने एक पुरानी साड़ी पहनी हुई थी और घूंघट डाला हुआ था, और वो औरत रो रही थी। उसके रोने की आवाज मानो सन्नाटे को चीरती हुई निकल रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे सारा जंगल उसके रोने की आवाज से गूंज रहा है। नाना जी ने सोचा कि शायद किसी मजदूर की पत्नी है जो रास्ता भटक गई है। कौन हो तुम और यहाँ अकेली क्या कर रही हो? ओहो, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? बताओ तो, रास्ता भटक गई हो क्या? लगता है किसी मजदूर की पत्नी है, रास्ता भटक गई है। इसे यहाँ अकेले जंगल में छोड़ना सही नहीं होगा। अच्छा सुनो,
मैं घर जा रहा हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ जा सकती हो आज। मैं तुम्हें कल सुबह तुम्हारे गांव छोड़ दूंगा। यहाँ रात को रुकना सही नहीं है, ये इलाका ठीक नहीं है। उस औरत ने हाँ में सर हिलाया और स्कूटर की पिछली सीट पे आके बैठ गई। नाना जी स्कूटर चलाने लगे। पूरे रास्ते किसी ने कुछ नहीं बोला। कुछ ही देर में वो अपने घर आ गए। घर पे सब नाना जी का इंतज़ार कर रहे थे। घर पहुंचते ही सब इकट्ठा हो गए। घूंघट के कारण उस औरत का चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था और तब गांव में बिजली भी नहीं होती थी, इसलिए तेज रोशनी भी नहीं थी। लालटेन की रोशनी में ही सारे काम होते थे और इस रोशनी में वैसे भी कम दिखाई दे रहा था। उस औरत के बारे में सबने पूछा। अरे ये मुझे रास्ते में मिल गई, बेचारी रास्ता भटक गई है, किसी मजदूर की पत्नी लगती है, इसलिए उसे वहाँ पे अकेले जंगल में छोड़ना मुझे सही नहीं लगा और मैं इसे यहाँ ले आया। कल सुबह इसे इसके गांव छोड़ आऊँगा। आज ये यहीं रहेगी और खाना भी आज का यही बना देगी। सब ये बात मान गए, पर ना जाने क्यों मेरी माँ को उस पर शक हो गया। उन्हें लगा कि कहीं ये कोई चोर तो नहीं जो चोरी के इरादे से यहाँ तक चली आई। तब गांव में चोरियाँ बहुत होती थी। नानी ने उसे रसोई का रास्ता दिखाया और खाना बनाने जाने के लिए कहा। उन्होंने उसे वो थैली दे दी जिसमें सब्जियाँ और मछली थी। रसोई में सारा सामान माँ ने रख दिया। सब बहुत भूखे हैं, जल्दी से खाना बना दो, नानी ने कहा। मेरी माँ को अब भी उस पर विश्वास नहीं हुआ था। 10 मिनट बाद वो रसोई में गई। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि वो अब भी थैले से मछलियाँ बाहर निकाल रही है। ये देखकर मेरी माँ को गुस्सा आ गया। तुमने अभी तक खाना बनाना शुरू भी नहीं किया? ऐसा करोगे तो कब खाना बनेगा और कब हम लोग खाएंगे? माँ ने कहा। उस औरत का चेहरा अब भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने भी अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था। मेरी माँ ने उसका चेहरा देखने की बहुत कोशिश की, पर देख नहीं पाई, एक झलक भी नहीं। कोई ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना और जल्दी जल्दी खाना बनाओ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। माँ को लगा कि शायद अनजान लोगों के बीच में डर रही है। फिर माँ रसोई से निकल गई। फिर 15 मिनट के बाद माँ फिर से रसोई में गई देखने के लिए। रसोई के अंदर का सीन देख के जैसे माँ के पैर जम से गए। गला अचानक से सूख गया, आंखों के सामने अंधेरा सा होने लगा। उन्होंने वहाँ जो देखा उस समय, शायद वो उसे जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगी। उन्होंने देखा कि वो औरत रसोई के स्लैब पे बैठी कच्ची मछलियाँ खा रही है। चारों तरफ मांस और कांटे पड़े हुए थे। उसके सर से घूंघट अब उतर चुका था। उसका चेहरा एकदम काला और सूखा हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लाश सड़ने के बाद सूखने लगी है। आंखों में पुतलियां नहीं थीं, आंखें एकदम बेजान और सफ़ेद। हाथों में टेढ़े मेढ़े पर नुकीले नाखून एकदम काले, बाल चांदी की तरह सफ़ेद। बहुत ही भयानक और डरावनी लग रही थी। वो मछलियाँ खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान मेरी माँ की ओर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं कि कहीं उसका ध्यान उनकी ओर ना आ जाए और वो खतरनाक ना हो जाए। माँ ने तुरंत एक थाल उठाया और चूल्हे से जलता हुआ कोयला निकाल के उसकी ओर दौड़ी और जलता हुआ कोयला उसके ऊपर फेंक दिया। कोयला पड़ते ही वो चिल्लाने लगी और अजीब सी भयानक आवाज़ें निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुन के सब लोग उसकी तरफ दौड़े। सब उसकी चारों ओर इकट्ठा हो गए। सब बहुत डरे हुए थे। उसे आग दिखा के घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ सुन के आसपास के लोग भी वहाँ इकट्ठा हो गए। घर से निकलते ही वो लोगों के भीड़ से होते हुए जंगल की ओर दौड़ी
उसे देख के सब सहम से गए। कोई ना कुछ बोल पाया ना ही कुछ कर पाया। वो जंगल की ओर भागी और घने अंधेरे में ना जाने कहाँ गायब हो गई। पर जाते जाते वो कुछ चिल्ला रही थी। किसी ने उसकी बातें सुनी और कहा, खा जाऊंगी, खा जाऊंगी। वो ये चिल्ला रही थी। कुछ देर बाद सबको सारी बात पता चली। सब बहुत डरे हुए थे, पर साथ ही मेरी माँ की बहादुरी की तारीफ भी कर रहे थे। अगर माँ ने उस समय हिम्मत ना दिखाई होती तो ना जाने उस दिन क्या हो जाता। मेरे नाना और बाकी सब घर वाले उस बात को सोच के बहुत परेशान थे। मुझे नहीं पता था ऐसा भी होता है। मैंने गांव वालों की बातें तो सुनी थी, पर कभी उन पे भरोसा नहीं किया था। ये क्या थी? और ये यहाँ क्या यही चुड़ैल थी जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं? नाना जी ने कहा। घर के पास उमड़ी भीड़ में कई लोग कई सारी बातें कर रहे थे। रात के सन्नाटे में कुछ देर तक लोगों की बातों का शोर गूंजता रहा। फिर धीरे धीरे लोग शांत होने लगे और आखिरकार अपने अपने घर जाने लगे। और फिर एक बार फिर से सब ओर सन्नाटा छा गया। इतना शांत कि कोई जरा भी कुछ कहता था तो बहुत जोर से सुनाई देता था। झिंगुरों की आवाज़ ना जाने क्यों अब रुक सी गई थी। हम सब ने एक बार जंगल की ओर देखा। रात के अंधेरे में जंगल बहुत ही डरावना लग रहा था और उसके ऊपर से छाया हुआ घना कोहरा। और जैसे ही ये बात मन में आती कि अभी कुछ देर पहले ही वो चुड़ैल जंगल की ओर भाग गई है, ये सोच के जैसे रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये सोच के गला सूख रहा था कि अभी हम लोग अंधेरे में हैं और कुछ नहीं देख सकते जंगल में। पर क्या हो अगर वही अंधेरे में वो चुड़ैल जंगल में खड़ी हो और वो हमें देख सकती हो। हम सब एक साथ थे और किसी में अकेले कहीं जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। धीरे धीरे सब घर चले गए। अब बस हम लोग बचे थे और एक दो बुजुर्ग आदमी। आज किस्मत अच्छी है कि बच गए, पर तुमने उसे और भड़का दिया है। अब और ज़्यादा ख्याल रखना होगा, वरना वो वापस आएगी और अगर इस बार वो आई तो किसी न किसी को साथ लेके जाएगी। एक बुजुर्ग ने ऐसा कहा। तो हमें क्या करना चाहिए फिर? मेरे नाना ने पूछा। तुम कल सुबह ओझा जी को बुलाकर घर बंधवा दो और पूजा करवाओ। गांव में अक्सर ओझा बुलाए जाते थे जो अपने मंत्रों से घर में पूजा प्रार्थना करते थे। हमारे गांव में एक प्रथा थी, जब भी कोई नया घर बनवाता है या नया घर खरीदता है तो एक ओझा को बुलवा के अपने घर को बंधवाता है। और ये किसी रस्सी से या धागे से नहीं बांधा जाता। घर बांधने के लिए मांस, शराब, कपूर और ऐसे ही कुछ सामग्रियों का इस्तेमाल होता है। फिर इन्हें मिला के पानी में डाल के घोल लिया जाता है और घर के चारों ओर गिराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से कोई भी बाहरी बुरी आत्मा उस घेरे के अंदर नहीं आती है और ना ही घर के अंदर प्रवेश करती है। अगले दिन नाना जी ने ओझा को बुलवा लिया और पूजा कराई। घर को भी बांधा गया। ओझा जी, अब तो हमें कोई खतरा नहीं है ना? नाना जी ने पूछा। नहीं, अब कोई खतरा नहीं है, पर ध्यान रखना, बरसात के समय चौकन्ने रहना। कभी कभी वो किसी को बहका के घेरा तुड़वाती है और अगर कोई बाहर गया घेरे से तो उसके बाद उसका क्या होगा पता नहीं। उसके कुछ महीनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा, कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। फिर बरसात का मौसम शुरू हो गया
मेरे नाना को ओझा की वो बात याद थी और वो और ज़्यादा सतर्क थे। कुछ भी अजीब नहीं हुआ। हमें लगा सब ठीक हो गया है। फिर एक रात जब सब सो रहे थे तो अचानक से मेरे नाना को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो उनका बेटा यानी कि मेरे मामा जंगल के पास खड़े थे। ये देख के वो घबरा गए। उन्हें लगा कहीं वो चुड़ैल उसे कुछ कर ना दे। घबरा के वो घर से जंगल की ओर बाहर भागे और भागते भागते जंगल के बहुत पास आ गए। वो उन्होंने देखा कि उनका बेटा जंगल के पास खड़ा था, जंगल की ओर मुंह करके। अजय, बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने अपने बेटे से पूछा। उनका बेटा उनकी ओर नहीं मुड़ा। फिर वो उसके पास गए। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ वो गायब हो गया। नाना जी बहुत डर गए। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि कब वो घेरे के पार आ गए हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़े अगले दिन उनकी लाश घेरे के ठीक बाहर से मिली। सारे घर में मातम सा छा गया था। सब बहुत दुखी थे, सब बहुत डरे हुए भी थे। सबको समझ में आ रहा था कि ये काम किसका है। मेरे मामा ने आखिरकार नाना जी को आग दी और उनके क्रियाक्रम की तैयारी चल रही थी। मामा को कोई भी अकेला नहीं छोड़ रहा था और बाकी लोग बहुत सावधान थे। एक दिन जब मामा सो रहे थे तो अचानक से उनकी खिड़की पे किसी ने खटखटाया। मामा की आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि खिड़की के सामने नाना जी खड़े थे। ये देख के वो बहुत खुश हो गए। तभी मेरी नानी को कुछ आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने देखा कि घर से बाहर मामा खड़े हैं और वो नाना के पीछे जा रहे हैं। और नाना न जाने क्यों धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मेरी नानी ये देख के बहुत डर गई। वो तुरंत अपने बच्चे की ओर भागी उसे बचाने के लिए और दौड़ने लगी। जितनी तेज वो दौड़ रही थी उतनी ही तेज नाना जंगल की ओर चले जा रहे थे और उतनी ही तेजी से मामा उनका पीछा कर रहे थे। नानी दौड़ते दौड़ते जंगल में आ गई। अचानक से उन्हें मेरी माँ की बुलाने की आवाज़ सुनाई दी। माँ, माँ, माँ लौट आओ, माँ, माँ लौट आओ। नानी ने पीछे देखा। पीछे देखते ही नानी के होश उड़ गए। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, चलो मेरे साथ चलो वसुधा, मैं अकेला हूं। उन्होंने देखा सामने नाना का प्रेत था। वो उन्हें बुला रहा था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती या कर पाती, नानी की भी वही हालत हुई जो नाना जी की हुई थी। उनके भी श्राद्ध की तैयारी की जाने लगी। नाना के जाने के ठीक 13 दिन के बाद नाना के श्राद्ध करने की बारी थी और उसके ठीक 2 दिन बाद नानी के श्राद्ध की बारी थी। मेरी माँ और मेरे मामा अकेले हो चुके थे। उन्होंने किसी के कहने पर दोनों का श्राद्ध एक साथ करने का सोचा। श्राद्ध के लिए मामा बैठे थे। ओझा श्राद्ध में भी था और वही श्राद्ध भी करवा रहा था। श्राद्ध करते करते शाम होने लगी थी और फिर से कोहरा छाने लगा था। ओझा मंत्र पढ़ते जा रहा था। तभी मामा को ओझा के पीछे नानी नजर आई। मामा को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो खुश हो गए और उठने ही वाले थे कि तभी ओझा ने उन्हें रोक लिया
चुपचाप बैठे रहो, वो तुम्हारी माँ नहीं है, थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। और मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर बाद श्राद्ध खत्म हुआ और सब आश्वस्त हो गए थे कि सब ठीक हो गया है। पर फिर नाना और नानी के जाने के बाद माँ और मामा जौनपुर में क्या करते, इसलिए वो लोग जौनपुर छोड़ के इंदौर चले गए उनकी नानी के यहाँ। कुछ साल बाद माँ की शादी हो गई और मामा विदेश चले गए नौकरी करने।